बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी तिलावत आप भी कर लें ताकि हम बाकी जो हमारा टॉपिक है उसको हम बड़े अच्छे से लेकर चलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्केट डिमांड फंक्शन है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। हमने इसको डिस्कस करना है कि ये मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है, और मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर हम किस चीज को डिस्कस करेंगे। हम इसके अंदर बेसिकली मैथमेटिकल इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर हम इसको देखेंगे कि ये क्या होती है। ठीक है, वैसे आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी आपने डिमांड फंक्शन को पढ़ा होगा। लेट मी शेयर यू दैट दिस स्लाइड फ्रॉम माय गैलरी। हमने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा रिव्यू करवा देता हूँ कि ये रिव्यू डिमांड फंक्शन है प्रीवियस। हमने पीछे आपने शायद पढ़ा हो कि कंज्यूमर की जो डिमांड है वो डिपेंड करती है चीज की, प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर, और दूसरा कंज्यूमर की डिजायर के ऊपर भी डिपेंड करती है, और उसके टेस्ट या उसकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि वो उसको कितना प्रेफर करता है। तीसरा हमने ये सुना होगा या पढ़ा होगा आपने कि लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज, जो दूसरी चीजें हैं उनके लेवल ऑफ प्राइसेस क्या है। अब दूसरी चीजें क्या हो सकती हैं, वो सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं, वो कम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकती हैं। उसके अलावा लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम, हम इस चीज को देखते हैं कि जो कंज्यूमर चीजों पे कंज्यूम करने वाला है उसका लेवल ऑफ इनकम क्या है, हजारों में कमाता है, लाखों में कमाता है, या करोड़ों में कमाता है। उसके अलावा पांचवें नंबर पे द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, हम ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं जो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब उसका अगर हम एक जनरल डिमांड फंक्शन बनाएं तो हम इस तरह उसका डिमांड फंक्शन बनाएंगे जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें क्यू ऑफ एक्स का मतलब है क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, और इसमें पी ऑफ एक्स का मतलब है, ये पहला वाला पॉइंट जो हम बात कर रहे थे, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जिसकी हम डिमांड की अभी बात कर रहे हैं। और इसमें पी ऑफ वाई का मतलब है, पी ऑफ वाई का मतलब है प्राइस ऑफ, सॉरी, पी ऑफ वाई का मतलब है कि प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज, लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। वो अदर गुड्स कौन सी हैं, वो कंप्लीमेंट्री हो सकती हैं, वो सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं, जिनको रिलेटिव गुड्स भी हम कहते हैं। उसके अलावा हमने बात की टेस्ट की। तो ये जो दूसरा पॉइंट था इसका मतलब टी है। टी का मतलब क्या है कि टेस्ट, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अभी आई थिंक सो कि हमें कोई और मीटिंग में ज्वाइन करना चाह रहा है, तो लेट मी सी। वसीम दोबारा में ज्वाइन कर रहा है। ओके, तो टी का मतलब क्या है कि टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, और उसके अलावा एम का मतलब है इनकम ऑफ, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये जो चौथा पॉइंट है ये एम को डिनोट कर रहा है। फोर्थ वाला जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है, एम। ठीक है, और एन का मतलब लास्ट पांचवा पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, एन जिसे हम कह रहे हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो ये चार पांच चीजों के ऊपर किसी भी कंज्यूमर की डिमांड डिपेंड करती है। ठीक है, ये एक जनरल डिमांड फंक्शन है जो आपके सामने है। तो होप सो कि आपको इसके बारे में कुछ क्लियर हुआ होगा। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द जनरल डिमांड फंक्शन? ये खदीजा, डू यू क्लियर अबाउट दिस? शफाकत, इज इट क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? शफाकत यस सर। बेटा, क्लियर होगी ये बात? यस सर। देखें, आगे हम चलते हैं फर्दर। अगली स्लाइड में हम जनरल मैथ फंक्शन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जिसमें क्यू ऑफ एक्स जो है वो द अमाउंट ऑफ पीपल वांट फॉर गुड एक्स, यानी पीछे जिसकी डिटेल मैं आपको बता रहा था। और उस फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन हम अभी पढ़ के आए हैं मैं अभी बताता हूँ। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। हमने पढ़ा कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू
और इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। हमने पढ़ा प्राइस ऑफ वाई। हमने उसके अंदर पढ़ा टेस्ट। हमने उसके अंदर पढ़ा एम यानी इनकम ऑफ कंज्यूमर। और हमने उस फंक्शन के अंदर पढ़ा था एन नंबर ऑफ वो ये गुड चाहते हैं उसे हम क्यू ऑफ एक्स कह रहे हैं। और इसी तरह एफ का मतलब क्या है? एफ मीन्स अ फंक्शन। जैसे ये लिखा हुआ है क्यू ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ। ठीक है, तो ये एफ का मतलब क्या है? फंक्शन है। नोट दैट द पेरेंथेसिस हियर इज नॉट द मल्टीप्लिकेशन साइन। पेरेंथेसिस का मतलब ये कि ये वाली जो ये वाली जो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं ब्रैकेट, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, बल्कि ये इसके अंदर हम बंद कर रहे हैं उन वेरिएबल्स को। ठीक है, वो वेरिएबल जो के किसी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और पी ऑफ एक्स जो है यहाँ पे, पी ऑफ एक्स इज द प्राइस ऑफ गुड एक्स और पी ऑफ वाई इज द प्राइस ऑफ गुड वाई। ठीक है, ये वाई गुड की प्राइस है। और टी का मतलब है कि मेजर ऑफ कंज्यूमर टेस्ट। और एम का मतलब जैसे मैं आपको बता रहा था कंज्यूमर की इनकम। और एन जो है वो मेजर ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ठीक है, तो ये था प्रीवियस जो फंक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। ये उन वेरिएबल्स की ये एब्रीविएशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। तो होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। So the amount people want depends on or is a function of these influences list in parenthesis। ठीक है, parenthesis के अंदर ये जो चीजें आ रही हैं, चीज की क्वांटिटी डिमांडेड इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो होप सो कि आपको इसकी एब्रीविएशंस फंक्शन की क्लियर हुई होंगी। नाउ लेट मी शेयर यू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड ऑफ लीनियर डिमांड फंक्शन। देखो, लीनियर डिमांड फंक्शन वो होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। ठीक है, जैसा कि ये लीनियर डिमांड फंक्शन एक आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्यू एक्स इज इक्वल टू ए नॉट। ए नॉट का मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद है प्लस ए एक्स पी एक्स। ए एक्स भी कोई कांस्टेंट है और पी एक्स वो चीज है, वो एक्स कमोडिटी की प्राइस है। और ए वाई जो है ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। और पी वाई भी आपको पता है कि वो नेमल बदल कोई चीज है, जैसे पेट्रोल का सीएनजी, तो उसकी प्राइस है। और ए एम इंटू एम जो है, ये ए एम जो है ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इनकम है। और एम का मतलब भी कंज्यूमर की इनकम है। So further, if you want to understand this, the note has been written over here at your screen. Note that A's with the subscript just means we have number here. मतलब कोई numerical value है, 2 है, 3 है, 1 है, जो भी है। Many books use the Greek letter alpha. कुछ किताबों के अंदर जब वो मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं तो ए की जगह अल्फा इस्तेमाल करते हैं, तो कोई मसला नहीं है। अल्फा भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। The A's may be पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरी बात ये कि ये जो यहाँ पे ए आ रहे हैं ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आप इस फंक्शन को अगर बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो ये एग्जांपल देख लें। ये एक एग्जांपल लिखी हुई है डिमांड फंक्शन की, जिसमें ये लिखा हुआ है कि क्यू एक्स इज इक्वल टू 1000 माइनस 3px प्लस 4py माइनस 0.01m। ठीक है, आपने देखा कि जो एज है, एज की जगह पे क्या आया? -3 आया, 4 आया और -0.01 आया। राइट, तो ये इस तरह एक टिपिकल डिमांड लीनियर डिमांड फंक्शन लिखा जाता है। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? अपने माइक ओपन करें और मुझे बताएं, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्लाइड? ना सर, ये वैल्यूज कैसे पुट करते हैं ये नहीं अंडरस्टैंड किया। जी बेटा,
वैल्यूज कैसे पुट करते हैं ये नहीं समझ रहे। ये लेट की हुई है, ये लेट की हुई है बेटा। इसमें हमने लेट किया कि जो ए एक्स है वो 3 है, हमने लेट किया कि वो जो ए वाई है वो 4 है। ये आपको सिर्फ एक डिमांड फंक्शन की फॉर्मेशन दिखाने के लिए ये हमने अपने पास से हिपोथेटिकल वैल्यूज ली हैं, पुट नहीं की। ओके ठीक है। ओके सर। Now let me proceed to the other slide. Let me share you that linear demand function हम डिस्कस कर रहे थे। Let me see it further. आप इस स्लाइड के ऊपर देखें, इन वैल्यूज के बारे में अगर हम वैल्यूज कुछ लेट कर लेते हैं, इफ p of x is equal to 1, अगर हम ये कहते हैं कि जो प्राइस है x कमोडिटी की वो 1 है और प्राइस जो y कमोडिटी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी उसकी प्राइस भी 1 है और जो m है इनकम है कंज्यूमर की वो $50,000 है या ₹50,000 है, तो फिर हमारा डिमांड फंक्शन कैसे होगा? हम ये वैल्यूज 1, 1 और 50,000 रिस्पेक्टिवली यहाँ पे पुट कर देंगे उस फंक्शन के अंदर। जब पुट करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास डिमांड निकल आएगी उसकी कितनी, 501 यूनिट्स। So once we have the form and coefficient values of the relationship between the variables, we make predictions. जब हम किस वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं और हम वेरिएबल्स का रिलेशनशिप उनके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये कि हमको प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मतलब हम आने वाले फ्यूचर में डिमांड के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं अबाउट हाउ मच पीपल वांट based on the value of price and income and other variables. ठीक है, तो ये मैंने hypothetical values लेकर, यहाँ भी values हमें given नहीं है बल्कि हमने hypothetical values ली हैं और आपको मैंने बताया है कि अगर इस तरह let's suppose के इनकम उसकी 50,000 होती है और जो प्राइसेस है चीजों की वो $1 या ₹1 होती है, तो उसकी फिर जो क्वांटिटी डिमांड है एक्स कमोडिटी की वो क्या निकलेगी। ठीक है, इसी तरह हम बात कर सकते हैं मार्केट डिमांड की। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे अबाउट मार्केट डिमांड। द मार्केट डिमांड इज द डिमांड फ्रॉम ईच इंडिविजुअल, मतलब इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर हर इंडिविजुअल की डिमांड, किसी एक बंदे की नहीं, हर इंडिविजुअल की डिमांड एडेड टुगेदर उसको जमा किया जाता है। से इन अ मार्केट वी हैव 2 बायर्स। अब लेट सपोज के मार्केट के अंदर 2 सिर्फ बायर्स हैं। द डिमांड फंक्शन और द डिमांड फ्रॉम ईच विल बी एज Q is equal to 10 minus 1p and Q is equal to 20 minus 2p। मतलब एक कंज्यूमर का ये डिमांड फंक्शन होगा, दूसरे कंज्यूमर का ये डिमांड फंक्शन होगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड यू विल नोटिस कि आई इनकम ओनली हैव द प्राइस टर्म लिस्टेड। ठीक है, तो आई जो है वो सिर्फ लिस्टेड प्राइस को फॉलो करेगा, कोई भी है वो लिस्टेड प्राइस को फॉलो करेगा। ऑल द अदर इन्फ्लुएंसेस आर कैप्चर्ड इन क्यू इंटरसेप्ट। ठीक है, जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं वो अफेक्ट करेंगे क्यू को। मतलब -1p है तो अफेक्ट किसे करेगा, क्यू को करेगा। -2p है तो उसका अफेक्ट नेगेटिवली किसके ऊपर होगा, क्यू के ऊपर होगा। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी, हम -2p की बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है अगर वो फॉल करती है तो इसकी वजह से क्यू ज्यादा हो जाएगी, नेगेटिव रिलेशन है ना। ठीक है, 2 टाइम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, या फिर प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है तो प्राइस के इंक्रीज करने की वजह से जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी वो 2 टाइम क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये इस -2p का मकसद है। ठीक है, इसी तरह इस -1p का मतलब क्या है कि यूनिटरी, कि जिस परसेंटेज से प्राइस ज्यादा होगी उस परसेंटेज से क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट होगी, राइट। तो नाउ
if we elaborate it more, if price $1 per unit, the demand is 9 and 18 respectively. यानी अगर प्राइस $1 हम यहाँ पे रखते हैं, यानी P की जगह 1 पुट करते हैं, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है पहले कंज्यूमर की कितनी होगी? 9 यूनिट, और दूसरे की क्या होगी? 18 यूनिट। क्यों बेटा, बात क्लियर हो रही ना? यानी प्राइस अगर हम $1 रखते हैं यहाँ पे, $1 प्राइस P की जगह पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन से क्या हमें सोल्यूशन मिलेगा? इस इक्वेशन से हमें सोल्यूशन क्या मिलेगा? अगर हम P की जगह 1 पुट करते हैं, 9 यूनिट, और इस इक्वेशन से जो दूसरे कंज्यूमर का डिमांड फंक्शन है, हमें क्या मिलेगा? 18 यूनिट मिलेंगे अगर हम प्राइस $1 करते हैं। सो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो मार्केट डिमांड बनेगी। ठीक है, हम अगर इसकी पहले कंज्यूमर की डिमांड है कितनी? 9 को अगर हम ऐड करते हैं, दूसरे की 18, तो टोटल जो मार्केट डिमांड है, एमडी जिसे कहते हैं, वो कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी, एज इट हैज बीन शोन इन दिस लाइन नंबर 2. Here is how we add the demand function of each individual to get the market demand. ठीक है, तो is it clear? If you clear about this, I am going to share you the next screen. यस सर, क्लियर है। Okay. हमने इस फंक्शन को तो डिस्कस कर लिया, मार्केट डिमांड को, बल्कि यही हमने स्लाइड प्रीवियसली डिस्कस किया है। I have to share you further slide. अच्छा, इस स्लाइड को अगर आप देखें तो इसके अंदर मार्केट डिमांड जो है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस हम कैसे निकालते हैं? ये दोनों जो फंक्शंस होते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये मार्केट डिमांड आ गई, Q इज इक्वल टू 30 माइनस 3P। आप इसमें 1 पुट करके देख लें, आपके पास 27 आएगा। देखो, ठीक है, कैन यू नोटिस दैट डिमांड कर्व Q is equal to 30 minus 3P does add up the demand from each individual at given price P is equal to 1. We have a market demand 27, right? तो ये उसका मैंने इसको फर्दर आपको बताया कि मार्केट डिमांड को हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात क्लियर हुई आपको आयशा? हसान, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, इनवर्स डिमांड फंक्शन भी एक होता है, इनवर्स डिमांड फंक्शन। वी जस्ट मार्केट डिमांड कर्व, लेकिन एक इनवर्स डिमांड। अच्छा, इनवर्स किसे कहते हैं? जिसके साथ नेगेटिव साइन हो। और पहले वाला जो हमने फंक्शन डिस्कस किया वो इनवर्स ही था। इनवर्स वही होता है जिसके अंदर P के साथ नेगेटिव साइन हो, यानी क्वांटिटी और प्राइस का आपस में नेगेटिव रिलेशन हो। प्राइस और क्वांटिटी का क्या रिलेशन हो? नेगेटिव रिलेशन हो, वो इनवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, तो so why we say when written with the P on the left we follow the demand curve, the inverse demand curve. We write it this way because in a graph we typically have the price on vertical axis, so the equation follows the convention. In general we can write it as, हम इसको जनरली इस तरह राइट करते हैं। ठीक है, सो लेट मी शेयर यू फर्दर स्लाइड। हमारे पास टाइम भी थोड़ा है, तो हमने इस टॉपिक को फिनिश करना है विद इन आवर टाइम। अच्छा, इसके अलावा एक नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन भी होता है बेटा। नॉन लीनियर वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा होती है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा होती है, जिस तरह के ये डिमांड फंक्शन आपके सामने आ रहा है। और ऐसे डिमांड फंक्शन को अगर हमने सॉल्व करना हो तो हम उसका लॉग लेते हैं दोनों तरफ। यानी लेट सपोज कि जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये डिमांड फंक्शन है, तो हम इसे अगर सॉल्व करने जा रहे हैं ये नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन को, तो हम इसके दोनों तरफ इस तरह लॉग लेंगे।
और आपको पता है लॉगरिथम का कानून क्या है कि जब हम लॉग लेते हैं तो पावर शुरू में आ जाती है। हमने ऊपर वाले फंक्शन का जब लॉग लिया तो आपने देखा कि इसमें जो पावर थी 3 पावर थी या m की 5 पावर थी या h की 3 पावर थी, ये सारी उठ के किधर आ गई, शुरू में आ गई। तो इनको नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन को भी सॉल्व किया जा सकता है और उनको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। होप सो कि यू अंडरस्टैंड अबाउट द नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यानी ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये नेचुरल लॉग था, नेचुरल लॉग था, ठीक है। नेचुरल लॉग के जरिए ऑन द प्रीवियस स्क्रीन यू सी वी हैव द अमाउंट demanded in the form of natural log. To get the value in the terms, you and I are used to you would take the value given and make it the exponent of the term e. हम क्या करते हैं, उसे एक्सपोनेंट e यानी e इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोनेंट बना लेते हैं लॉग पुट करने के बाद। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैज द फंक्शन into put the values into natural log form. वैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरल लॉग वहां डायरेक्टली भी कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन हम कैलकुलेटर से इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। टू गेट आउट ऑफ नेचुरल लॉग फ्रॉम द यूज ऑफ मींस के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जी, वहां भी उसके अंदर भी फंक्शन होता है, वहां भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप पेपर में बैठे होते हैं तो आपको ऐसा सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होता, आपके पास जस्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। तो आपने क्या करना है बेटा, वहां पे साइंटिफिक कैलकुलेटर से यही आपने फार्मूला लगा के आपने इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो होप सो कि आपको डिमांड फंक्शन क्लियर हुआ होगा। जी हो गया क्लियर। Now I am taking the screenshot of your attendance and further I will call your names कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर कोई और हो तो मुझे बता दीजिएगा।